नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ चुके हैं। इसमें यहाँ पर मिलाना है इनके हेडक्वार्टर से, जहाँ जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन खुले उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इससे मैच करना है। और ये इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले है इंडिया हाउस। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस कहाँ पर खुला था? लंदन में। इसको इस तरीके से मिलाएंगे। स्वदेश सेवक होम खुला था वैंकूवर में। उसके बाद आपका गदर का आपको पता ही सैन फ्रांसिस्को में। और यूनाइटेड इंडिया हाउस खुला था सीटल में। तो इस तरीके से मैच कर देंगे, हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर बी। आंसर हो गया कुल मिलाकर बी। इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है इसको। और आपको इनके ईयर पता होने चाहिए। बेसिकली कुछ इंडिकेशंस हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से दो के भी पता है या फिर एक आम क्रोनोलॉजी आपको पता है कि पहले कौन सा हुआ था बाद में कौन सा हुआ था, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ था? सबसे पहला इवेंट इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई थी। सोशलॉजिस्ट न्यूज़पेपर या फिर जर्नल भी चलाना शुरू हुआ था किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। स्पेक्ट्रम में दिया हुआ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहाँ पर इंडिया हाउस खोला और सोशलॉजिस्ट खोला और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना वहाँ पर की लंदन में। तो ये इवेंट सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। उसके बाद है 1908 में बड़ाहा डकैती को अंजाम दिया था अनुशीलन समूह ने, तो इसका 3 बन जाएगा। फिर क्रोनोलॉजी आपकी 2 पर चली जाएगी। 1909 में करजन वायली को असैसिनेट किया था, उसकी हत्या की थी किसने? मदन लाल धींगरा ने। मदन लाल धींगरा नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो बेसिकली गदर पार्टी पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया था। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहला हमारा सवाल है चैप्टर नंबर 13 में। पहला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1909 में प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स का विरोध किया था मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के तहत उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स का विरोध किया था और फाउंडर थे ये गंगा महासभा के। तो ये कौन है? ये है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। इनको महामना भी कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, युगांतर आश्रम का हेडक्वार्टर जो है ये गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहलाता था। मतलब गदर पार्टी के हेडक्वार्टर को युगांतर आश्रम कहते थे। क्या ये सही है? सही है ये। उसके बाद है कि रास बिहारी बोस और सोहन सिंह भाखना, इनका संबंध है गदर पार्टी के फाउंडर मेंबर्स से, या फिर ये कह सकते हैं गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। ये सही है, ये दोनों फाउंडर मेंबर हैं, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, ये सब। हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। गदर पार्टी से जुड़े हुए की मेंबर्स के नाम है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, अब्दुल हफीज़, मोहम्मद बरकतुल्लाह, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन स्टेटमेंट पर विचार करिए कि ब्रिटिश पार्टिसिपेशन जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें राष्ट्रवादियों का क्या दृष्टिकोण था, उसके विषय में आप विचार करिए इन कथन पर। पहला है कि ओनली मॉडरेट सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का सहयोग करने की बात या उस पर सहमति खाली मॉडरेट्स ने यानी नरम पंथियों ने दिखाई थी, जो कि यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी अनुमोदन किया था कि ब्रिटिशर्स को हमको सपोर्ट करना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और हो सकता है कि वो हम लोग को अपनी लॉयल्टी रीपे करेंगे इंडिया को संप्रभु बना करके। ऐसा कहा गया था तिलक के द्वारा कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है हमारे लिए सोचें ब्रिटिशर्स। अगला है रिवॉल्यूशनरीज ट्राई टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश, यानी कि रिवॉल्यूशनरी जो ग्रुप उस समय चल रहा था वो चाह रहे थे कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए और ब्रिटिशर्स पर खुद ही हम लोग उनके दुश्मनों के साथ मिलकर के उन पर युद्ध कर दें। ये सही है। उसके बाद है खुदीराम बोस को क्यों फांसी दी गई थी? क्योंकि वो कोमातागारू इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। ऐसा कुछ नहीं, कोमातागारू से पहले ही उनको फांसी दी जा चुकी थी मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी में। तो ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। हमको नॉट करेक्ट ही पहचानने हैं यहाँ पर, तो नॉट करेक्ट है यहाँ पर 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पर आधारित है। इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो एक बार फिर से आपको थोड़े से ईयर पता होने चाहिए इसमें। लखनऊ पैक्ट या फिर लखनऊ समझौते का जो
आपका पीरियड है वो है आपका दिसंबर 1916 का। और आप जानते हैं कोमाटागारू इंसिडेंट हुआ था आपका 1914 में। जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट का ईयर एक ही है, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हुआ था। तो फेब में आया था ये एक्ट, और जलियांवाला बाग हुआ था आपका अप्रैल में, 13 अप्रैल 1919। और हमने पिछले साल इसकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई थी, अगर आपको याद हो। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3। हमको बताना है कौन कौन से फैक्टर्स जो थे, कौन कौन से कारक हेल्पफुल साबित हुए। एक्सट्रीमिस्ट जो है कांग्रेस में वापस आए थे सूरत स्प्लिट के बाद। सूरत स्प्लिट के बाद लखनऊ सेशन हुआ था 1916 वाला दिसंबर में, जिसको लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। तो समझौता किन कारकों की वजह से हुआ था, ये हमको बताना है। क्या एनी बेसेंट के एफर्ट शामिल थे? बिल्कुल। एफर्ट तिलक के भी शामिल थे, बिल्कुल। और इनएक्टिविटी इन कांग्रेस आफ्टर सूरत स्प्लिट, सूरत की कह सकते हैं जब सूरत स्प्लिट हुई थी, जब दो धड़ों में बट गया था कांग्रेस, तो कुछ हो नहीं रहा था कांग्रेस में, इनएक्टिविटी आ गई थी। इस वजह से दोनों पक्षों को लगा कि साथ आना चाहिए वापस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, तीनों ही ये कारक साबित हुए थे लखनऊ समझौते के। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमको फाइंड करना है तिलक की होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। तो पहला है कि तिलक ने डिमांड किया था स्वराज, लेकिन वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन के खिलाफ थे, जबकि ये नॉट करेक्ट है। वो चाहते थे कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो। उसके बाद है कि तिलक की लीग केवल वेस्टर्न इंडिया में ही सीमित थी, करेक्ट है। और गांधी जी ने तिलक की होम रूल मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जो कि नॉट करेक्ट है। हमको सिर्फ करेक्ट वाला पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ओनली 2। अब हमको एनी बेसेंट के होम रूल मूवमेंट के बारे में यहाँ पर कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। इसमें पूछा है कि बेसेंट्स लीग डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ऑल इंडिया, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में ही इंडियंस के लिए सेल्फ गवर्नमेंट या फिर स्वराज की बात की थी एनी बेसेंट ने, करेक्ट है। उसके बाद है एनी बेसेंट की लीग जो थी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी स्प्रेड हुई थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट की लीग को ज्वाइन किया था, ये भी करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर बन जाएगा आपका 1 2 और 3, यानी कि डी। तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में क्या डिफरेंसेस थे, इसके बारे में आपको विचार करना है। इसमें पहला है कि बेसेंट की होम रूल लीग तिलक की होम रूल लीग से पहले स्टार्ट हुई, जो कि रॉन्ग है। एनी बेसेंट की होम रूल मूवमेंट शुरू हुई थी सितंबर 1916 से, और अप्रैल 1916 से तिलक की होम रूल लीग जो है वो शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो ये वाला नॉट करेक्ट हो गया। उसके बाद है कि तिलक की होम रूल लीग जो है ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी और सिस्टमैटिक थी बेसेंट की होम रूल लीग के कंपैरिजन में, जो कि सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, सेकंड ओनली बी। मुदीमन कमेटी जो है ये किस उद्देश्य से सृजित की गई थी? क्या उद्देश्य था इसके सृजन का? इसके सृजन का उद्देश्य था टू स्टडी एंड पिन पॉइंट डिफेक्ट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को स्टडी करना और इसकी खामियों को पहचानना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। मुदिमन कमेटी को रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर मुडीमैन जो है इसके चेयरपर्सन थे, जिनके नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया है, और वो होम मेंबर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस समय। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 14 पर, इमरजेंस ऑफ गांधी पर, और हमसे पहला सवाल इनके बारे में पूछा है कि नई तालीम का सृजन या फिर नई तालीम को किसने बताया था, किसके दिमाग की उपज थी नई तालीम? नई तालीम थी महात्मा गांधी के दिमाग की उपज, और कभी कभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है इस पर विचार करती है कि कैसे इसको हम आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मॉडर्न स्कूल्स में। नई तालीम का जो कॉन्सेप्ट है इसमें करिकुलम के बारे में है। कुल मिलाकर के जो हमारा करिकुलम चलता है स्कूल्स में, उसको ऐसा प्रिपेयर करना है हमको कि सिर्फ उसको लिटरेट या एजुकेटेड नहीं बनाना है, हमको गुड सोसाइटी का सृजन करना है। गुड सोसाइटी का सृजन कैसे होगा कि इसमें हम जो है फ्रीडम देंगे एजुकेशन की, और हम अंधविश्वास को मिटाएंगे, इलिटरेसी को मिटाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम वर्क पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि सिर्फ किसी की फिलॉसफी पढ़ने पर, मैथ के सवाल लगाने पर ध्यान ना दिया जाए, ध्यान दिया जाए कि पूरे मन और शरीर को कैसे हम ट्रेन करेंगे। मन और शरीर को ट्रेन करने का क्या तरीका होता है? फिजिकल वर्क करना, फिजिकल लेबर करवाना, पर्पसफुल फिजिकल लेबर यानी कि श्रम करवाना, जिससे हाथ पैर और लेग और स्पाइन चलता रहे। चरखा चलवाओ बच्चों से, उनसे कढ़ाई करवाओ, सिलाई करवाओ, जिससे उनका शारीरिक श्रम भी होता रहे। इस पर गांधी जी ने फोकस किया था। अगला सवाल है नॉन वायलेंस एज अ टूल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अडॉप्टेड बिकॉज, की अहिंसा को एक
स्वतंत्रता संघर्ष के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में क्यों अपनाया गया था, क्या कारण हो सकते हैं इसके। पहला है कि नॉन वायलेंस वुड ब्रॉडन द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। आपने देखा था रिवॉल्यूशनरी फेज में क्या हुआ था कि कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बने, कुछ रिवॉल्यूशनरीज आए, उन लोगों ने कुछ हत्याएं की और फिर उनको दमन कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया, उनको फांसी दे दी गई। इससे कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। जबकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि नॉन वायलेंस अगर स्वतंत्रता संघर्ष का बेस बनेगा तो ये नेशनल मूवमेंट को ब्रॉडन करेगा, इसको मासेस भी अपनाएंगे और मासेस भी पार्टिसिपेट यहाँ पर करना चाहेंगे। ठीक, तो ये इसका कारण है। ठीक है, उसके बाद है कि ब्रिटिश नेवर फॉलोड द रूल ऑफ लॉ। ऐसा कुछ नहीं था, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये कारण नहीं है। अनआर्म्ड ऑपोजिशन वॉज नेवर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। ऐसा भी नहीं है कि अनआर्म्ड रिबिलियन को कभी ब्रिटिश ने सप्रेस नहीं किया। जो मेन कारण था वो यही था अहिंसा को अपनाए जाने का, कि ये ब्रॉडन कर सकता है बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट को। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, वन ओनली, यानी कि सी। गांधी जी का स्वराज के प्रति क्या दृष्टिकोण था, गांधी जी की मीनिंग क्या थी, मतलब गांधी जी के अनुसार स्वराज का आशय क्या था, इस पर विचार करना है। तो उनकी फिलॉसफी पर आधारित क्वेश्चन से जो अक्सर पूछे जाते हैं, स्वराज इज इंटीमेटली लिंक्ड विद अहिंसा एंड सत्याग्रह, ऐसा उन्होंने माना था। तो ये करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद है कि स्वराज हैज टू सेंसेस। स्वराज के दो महत्वपूर्ण गिस्ट हैं या फिर आशय हैं, कि एक पॉलिटिकल और एक है बियॉन्ड रियम ऑफ पॉलिटिक्स। तो एक राजनैतिक है, एक राजनीति से परे है, ये भी माना था उन्होंने कहा था स्वराज इज समथिंग दैट रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस टू एक्वायर, यानी स्वराज की प्राप्ति के लिए हमको समय देना पड़ेगा और साथ ही साथ थोड़ा धैर्यवान भी बनना पड़ेगा, पेशेंस भी यहाँ पर चाहिए रहेगा। तो ये करेक्ट है। उन्होंने कहा था कि डिटर्मिनेशन से स्वराज आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। स्वराज के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 1, 2 and 3 ओनली, यानी कि डी। फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, इस पर विचार करना है। व्हाट वर द फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो पहला है कि महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 18th सेंचुरी प्रणामी सेक्ट, ठीक है, दैट एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ फेथ्स। तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, गांधी जी की फिलॉसफी प्रभावित थी प्रणामी संप्रदाय से, क्योंकि उनकी माता भी प्रणामी संप्रदाय की फॉलोअर थी। करेक्ट है। उसके बाद है कि गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थियोसोफिस्ट, ये भी करेक्ट है। गांधी जी वॉज एन एडमायरर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ रोमांटिक्स लाइक वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ वगैरह वो पढ़ते थे, उनसे प्रभावित थे, उनके थॉट्स, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। गांधी जी की माता भी प्रणामी संप्रदाय से आती थी, और प्रणामी संप्रदाय के बारे में गांधी जी लिखते हैं, प्रणामी इज अ सेक्ट डिराइविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द कुरान एंड गीता, कि कुरान और गीता से जो बेस्ट डिराइव करने का साधन है वो प्रणामी के पास है, और जिसका एक ही पर्पस है दिव्य यानी ईश्वर की खोज करना। ठीक है, और गांधी जी आपके नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, वो भी प्रणामी संप्रदाय को फॉलो करने के कारण। अगला सवाल है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बताइए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला है कि वो प्रेसिडेंट थे 1919 के सेशन में, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अमृतसर में सेशन हुआ था, अमृतसर, और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू के फादर ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद है कि अटेंड किया था उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ये सही है। उसके बाद है कि लखनऊ पैक्ट में उनका इंपॉर्टेंट रोल था, ये सही है कुछ हद तक, क्योंकि कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने हेड किया था एक धड़े को, और मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसमें जो भी एग्रीमेंट्स रीच हुए थे वो इन्हीं दिनों के बीच रीच हुए थे, या फिर इन्हीं दोनों की अध्यक्षता पर रीच हुए थे। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने नहीं अटेंड करी थी, इन्होंने नहीं अटेंड करी थी सेकंड और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करी थी इन्होंने। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड करी थी? बी आर अम्बेडकर ने, ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 3 ओनली। अगला सवाल है गांधी जी के बारे में या फिर गांधी जी के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और करेक्ट चुनें। यहाँ पर पहला है कि गांधी जी वॉज अगेंस्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण के खिलाफ थे गांधी जी, ये सही है। यूपीपीसीएस 2019 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, 15 दिसंबर 2019 को जो पेपर हुआ था, कि इनमें से कौन सा प्लान डेवलपमेंट के खिलाफ था। तो गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, प्लान डेवलपमेंट के खिलाफ थे। ही वॉज नॉट अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरी दैट सेव्ड इंडिविजुअल लेबर,
तो इसमें लिखा है कि वो मशीनरी लगाने या फिर मशीनीकरण के खिलाफ नहीं थे, जो कि गलत है। एक्चुअली गांधी जी मशीनीकरण को सपोर्ट करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिविजुअल लेबर का भी महत्व होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मशीनीकरण के खिलाफ नहीं थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, 1 और 2 बोथ। तो उनके व्यूज़ के बारे में लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम में अच्छे से कि उन्होंने स्टेट किया था एक बार कि मैकेनाइजेशन इज गुड व्हेन द हैंड्स आर टू फ्यू फॉर द वर्क इंटेंटेड टू बी अकॉम्प्लिश्ड, यानी कि जब लेबर बहुत कम हो तो मैकेनाइजेशन हमारे काम आ सकता है, लेकिन जो है इसको पूरी तरीके से हमको पुश नहीं करना है और सीवियर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर देना है। एक बार फिर से गांधी जी के थॉट्स के बारे में अगला क्वेश्चन है कि द कैपिटलिस्टिक हु अमास्ड वेल्थ वॉज द थीफ अकॉर्डिंग टू गांधी। इनका मतलब है गांधी जी ने असर्ट किया था एक बार कि जो आदमी वेल्थ इकट्ठा करता है वो एक चोर के समान होता है सोसाइटी में। कैपिटलिस्टिक जो पूंजीवादी धन इकट्ठा करके रखता है अपने पास, वो गांधी जी के हिसाब से चोर है, ठीक है, ये करेक्ट है, उन्होंने ऐसा माना था। ही पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप फॉर कैपिटलिस्टिक, तो उन्होंने कहा था कैपिटलिज्म को ट्रस्टीशिप से रिप्लेस कर देना चाहिए। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ। तो ये सब कुछ उनके थ्योरीज थी और उन्होंने कहा था ट्रस्टीशिप को पर फोकस किया जाना चाहिए, कैपिटलिस्टिक व्यू पर नहीं। अगला सवाल है गांधी जी और बोस के थॉट्स के बारे में कि कौन सा आपका नॉट करेक्ट है, ये बताना है। पहला दिया हुआ है कि बोस ने कहा था कि हम कॉटेज इंडस्ट्री को अगर प्रमोट करेंगे, गृह उद्योग को, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री नहीं, हमको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना होगा। तो ये आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि गांधी जी बहुत इंप्रेस हुए थे जो सक्सेस अटेंड किया था सोवियत यूनियन ने बहुत कम टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो करके, प्लान डेवलपमेंट को फॉलो करके। तो ऐसा नहीं है, गांधी जी हमने बताया आपको प्लान डेवलपमेंट के खिलाफ थे। ग्रोथ थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाज द मेन इंटेंशन ऑफ गांधी, ये भी इनकरेक्ट है। मेन इंटेंशन किसका था? बोस का। बोस ने कहा था जिस तरीके से सोवियत यूनियन ने ग्रो किया है खुद को, वैसे हमको भी करना चाहिए, भारत को भी करना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों ही स्टेटमेंट हो गए आपके रॉन्ग। हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर डी, 1, 2 और 3 ऑल रॉन्ग, डी। गांधी जी के जो विचार थे ईश्वर के बारे में, उसके बारे में हम बताइए कौन कौन से करेक्ट हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि गॉड इज ट्रूथ एंड लव, ठीक है। और गांधी जी ने कहा था गॉड इज एथिक्स एंड मोरालिटी, ठीक। उसके बाद गांधी जी ने कहा था गॉड इज फियरलेसनेस, साहस ही ईश्वर है। गॉड इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड नेचर, ये भी सही है। और गांधी जी इज कॉन्शियंस, और गॉड इज द अथीज्म ऑफ द अथीस्ट, ठीक है, यानी कि एक नास्तिक की नास्तिकता भी ईश्वर है, ऐसा उन्होंने कहा था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल एक बार फिर से उनके थॉट्स के बारे में है। गांधी जी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सतनामी सेक्ट, ये जो है ये नॉट करेक्ट है, वो प्रणामी सेक्ट से प्रभावित थे, सतनामी नहीं, ठीक। उसके बाद है आपको इसमें बताना है कि हिज मदर पुतली बाई वॉज फ्रॉम द सतनामी सेक्ट, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, वो प्रणामी सेक्ट से थी, ठीक है, प्रणामी। उसके बाद है कि आपका ही वुड सेपरेट स्टेट एंड रिलीजन फॉर द बेसिक टीनेट्स ऑफ द रिलीजन एंड स्टेट वर एट कॉन्फ्लिक्ट। तो उनका क्या ये मानना था कि स्टेट और रिलीजन को अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक भावनाएं हैं राज्य या फिर राष्ट्र और धर्म की, वो अलग अलग हैं। तो ये ऐसा वो नहीं मानते थे, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्र और धर्म को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी नॉट करेक्ट, ये वाला भी नॉट करेक्ट, ये वाला भी नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट हमारा होना चाहिए यहाँ पर, इनकरेक्ट यहाँ पर पूछना चाहिए इसको, इनकरेक्ट। तब हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर डी, 1, 2 और 3। अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 और 16 का करेंगे यहाँ पर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द कॉजेज बिहाइंड द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के लॉन्च होने के पीछे कौन कौन से कारण या फिर कारक नहीं थे। तो रोलेट एक्ट का पास होना, उससे जो भारतीयों में निराशा आई थी, वो कारण था इसका, सही है। खिलाफत जो हो रहा था टर्की में, वो भी सही है, खिलाफत ही प्रिकर्सर माना जाता है नॉन कोऑपरेशन का। पंजाब इल्सिन 1919, यानी पंजाब में जो चीज़ें चल रही थी वो भी कारण था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। करेक्ट कोड यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट कोड डी हो जाएगा। जब सारे ही कारण थे तो नॉट करेक्ट कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। सारे ही सारे कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लॉन्च होने के।
अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट के बारे में बताइए कौन सा यहाँ पर आपका सही है। रॉलेट एक्ट के बारे में पहला कथन है कि इसने अलाउ किया था कि पॉलिटिकल केसेस में मतलब ट्रायल हो जाएगा विदाउट जूरी, बिना जूरी के ट्रायल अलाउ कर दिया जाएगा और इनडेफिनेट टाइम तक डिटेंशन दिया जा सकता है किसी का भी इमरजेंसी केसेस में। सेकेंड है, इट गेव द गवर्नमेंट पावर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो बिना वकील बिना दलील, ये इसको इस तरीके से कहा गया था। उसके बाद है कि इट वॉज रिपील्ड ड्यूरिंग द वॉइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड अर्विन। यहाँ पर गलती है, यहाँ पर होना चाहिए आपका लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 1 और 2 ओनली, ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किन इंस्टांसेस यानी किन मुद्दों पर महात्मा गांधी ने फास्ट नहीं रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला यहाँ पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के खिलाफ उन्होंने फास्ट नहीं रखा था। ठीक है, इस इंस्टांस पर उन्होंने कोई फास्ट नहीं रखा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पर रखा था और कम्युनल पीस इन दिल्ली के लिए रखा था 1948 में। काकोरी कांड पर उन्होंने कोई जो है फास्ट नहीं रखा था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, 1 और 4 ओनली, सी। महात्मा गांधी के फास्ट की लिस्ट दी हुई है यहाँ पर। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पर उन्होंने किया था, जलियांवाला बाग मैस्कर पर किया था, चौरी चौरा कांड के बाद किया था। 1924 में 21 दिन का फास्ट रखा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। 1932 में कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट रखा ही था, पूना पैक्ट आपको याद होगा। 2 व्रत रखे थे 1934 में कि हरिजन कैंपेन को लोग सीरियसली लें उसके लिए। उसके बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान फास्ट रखा और फिर कम्युनल पीस दिल्ली के लिए। ये सब महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण फास्ट हैं। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है ये बताइए। इट एम्ड टू गेट रिड ऑफ महंत इन गुरुद्वारा, गुरुद्वारों से महंत लोगों को हटाने के लिए था। वायलेंट प्रोटेस्ट्स वर अडॉप्टेड एज अ मीन्स टू अचीव द गोल ऑफ द मूवमेंट, यानी कि इस मुद्दे पर सफलता प्राप्त करने के लिए हिंसा की गई थी। क्या ऐसा हुआ था? इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। कमेंट्स बताइए क्या आंसर होगा इसका। हम अगले चैप्टर पर आ चुके हैं। चैप्टर है 16, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड अदर न्यू फोर्सेस। तो पहला है कि व्हाट वाज महात्मा गांधी जी व्यू टुवर्ड्स स्वराजिस्ट लीडर्स। तो स्वराजियों के प्रति महात्मा गांधी का क्या रुख था ये बताना है। तो पहला है यहाँ पर कि उन्होंने काउंसिल एंट्री प्रोग्राम जो स्वराजियों का था उसको अपोज करने का काम किया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल स्वराज पार्टी का हिस्सा बने थे, जो कि रॉन्ग है। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ओनली ए, क्योंकि स्वराज पार्टी में जो महत्वपूर्ण है वो CR दास हैं, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है। इनका नाम जरूर ध्यान रखेंगे फाउंडर मेंबर्स के रूप में। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप के बारे में बात करना है कि इनके बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप का उदय कहाँ से हुआ था? इसमें लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, द इमर्ज फ्रॉम द जस्टिस पार्टी, जो कि नॉट करेक्ट है। ये इमर्ज कहाँ से हुए थे? स्वराज पार्टी से, स्वराज पार्टी। उसके बाद पूछा है, दे वर द सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट एंड वांटेड टू होल्ड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर हिंदू इंटरेस्ट। हिंदू इंटरेस्ट के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का मन बनाया और जहां भी ऑफिस होल्ड की जा सकते थे वहां पर किया, ये करेक्ट। NC केलकर, MR जयकार, लाला लाजपत राय इसके पार्ट थे रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप के, सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, 1 और 3 ओनली। हम लोग चैप्टर नंबर 18 पर आ चुके हैं, साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। तो पहला यहाँ पर MCQ बन रहा है नेहरू रिपोर्ट के बारे में ही। इसमें बताया गया है कि इसने डिमांड किया था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, यानी प्रभुत्व की स्थिति की मांग की थी, करेक्ट है। इट एडवोकेटेड फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रेट्स एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज तो कहा था, लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रेट को अपोज किया था। अभी तक जो रिफॉर्म हुए थे, काउंसिल एक्ट आप देख लें 1909, 1919 और बाकी भी, तो सभी में जानबूझ करके ब्रिटिश सरकार सेपरेट इलेक्ट्रेट लेकर के आई थी मुस्लिम्स के लिए, लेकिन यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी जॉइंट इलेक्ट्रेट्स की। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद है कि प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात कही गई थी। तो ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 और 3 ओनली, यानी कि सी, 1 और 3 ओनली।
साइमन कमीशन के बारे में स्टेटमेंट्स पर विचार कर रहे हैं। साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था जिससे वो गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया या फिर जो मतलब जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको स्टडी करने के लिए आया था। जैसे मुडिमन कमीशन पहले आया था वैसे ही आया था प्रोग्रेस गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो चल रहा था इंडिया में उसकी स्टडी करने के लिए, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि अपॉइंटमेंट ऐसे कमीशन की होगी, ये पहले ही बता दिया गया था 1909 के रिफॉर्म्स में, जो कि गलत है। 1919 के रिफॉर्म्स में बताया गया था कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक कमीशन अपॉइंट की जाएगी जो वर्किंग को देखेगी, तो ये नॉट करेक्ट है। साइमन कमीशन जो है रिकमेंड करने वाला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में आगे किन संवैधानिक सुधारों को तैयार करना है और किस मुद्दे पर या अप्रोच क्या होना चाहिए, इसलिए आया था। ये करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, आंसर नंबर सी। एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे स्टैनली बाल्डविन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ली कमीशन के बारे में इन दो स्टेटमेंट्स पर विचार करिए, बताइए कौन सा आपका करेक्ट है। पहला दिया हुआ है कि इसको कंस्टिट्यूट किया गया था एथनिक कंपोजिशन जो है सुपीरियर इंडियन पब्लिक सर्विसेज में, उस पर विचार करना, ठीक है, उस पर राय देना, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है कि ली कमीशन ने प्रपोज किया था 1924 में, प्रस्ताव रखा कि 60% जो फ्यूचर इंट्रेंट्स यानी जिनको भर्ती होना है वो ब्रिटिश होने चाहिए यहाँ पर इंडियन पब्लिक सर्विस में, जो कि रॉन्ग है। ये रिकमेंडेशन उन्होंने नहीं दिया था। करेक्ट कौन सा है आपका, ओनली वन यानी कि ए। ली कमीशन की असली जो प्रपोजल थी वो ये थी कि 40% जो भर्तियाँ होंगी वो ब्रिटिश की तरफ से होंगी, 40% इंडियंस डायरेक्टली रिक्रूट किए जाएँ और 20% इंडियंस जो है प्रमोट किए जाएँ प्रोविंशियल सर्विस से, ठीक है। मुदिमन कमीशन के बारे में या मुडिमान कमीशन के बारे में हमको बात करनी है। इसमें बताना है कि नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। पहला है कि इसने जो प्रपोजल दिए थे उसमें था कि डायरकी संबंध में जो डिफिकल्टी अराइज हो रही है उससे हमको निपटना पड़ेगा, तो ये बात सच है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन थी, ये प्रपोजल था। 9 मेंबर कमेटी थी, उसमें से माइनॉरिटी व्यू ये था कि डायरकी जो है वो ठीक ठाक काम कर रही है लेकिन कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी, जबकि माइनॉरिटी व्यू यानी कि कुछ मेंबर्स का मानना था 9 में से कि पूरी तरीके से डायरकी एक फेलियर है और बिल्कुल भी सक्सीड नहीं हो पाई, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। माइनॉरिटी व्यू था कि डायरकी फेलियर है, लेकिन 9 मेंबर की ऐसा नहीं था कि 9 में से 6 लोगों ने माना था कि एब्सोल्यूट फेलियर था, 2 या 3 लोगों ने माना था। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली नॉट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के बारे में अब हमको बताना है। कुछ कथन है। पहला कथन कह रहा है कि इसमें 6 ब्रिटिश मेंबर और 1 इंडियन मेंबर था, जो बिल्कुल गलत है। इंडियन मेंबर एक भी नहीं था इसमें, ऑल वाइट कमीशन इसको कहा गया था और यही विरोध का सबसे बड़ा कारण बना था। यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे इसी वजह से लगे थे। कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म, यानी कि सभी तरह से और सभी रूपों में कमीशन का बहिष्कार करने का कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था, जो कि करेक्ट है। उसके बाद है कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास में 1927 में और डिक्लेयर किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अ गोल फॉर द कांग्रेस, तो ये वाला भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉट करेक्ट इसमें पूछा है, नॉट करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ओनली यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से इंडिया का जो रिस्पांस था साइमन कमीशन के बारे में, इस पर हमको विचार करना है। पहला दिया हुआ है कि कांग्रेस ने बायकॉट करने का विचार किया था, बिल्कुल करेक्ट है ये, ऊपर भी हमने देखा ऊपर वाले क्वेश्चन में कांग्रेस ने टोटल बायकॉट की बात कही थी। हिंदू महासभा और मेजॉरिटी फैक्शन जो था मुस्लिम लीग ने, जो जिन्ना के अंतर्गत था, जिन्ना के अधीन था, उसके नेतृत्व में था, उसने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाले मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था कांग्रेस को, जो कि बायकॉट कर रहे थे कांग्रेस साइमन कमीशन का, उनका सपोर्ट किया था, साइमन कमीशन का सपोर्ट नहीं किया था। हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस का ही सपोर्ट किया था कि साइमन कमीशन का टोटल बायकॉट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कहेंगे साइमन कमीशन के बायकॉट में एमए जिन्ना के अंतर्गत जो मुस्लिम लीग का समूह था वो भी था और हिंदू महासभा ने भी साइमन कमीशन का बायकॉट के लिए कहा था। यूनियनिस्ट जो थे पंजाब में, जस्टिस पार्टी जो कि साउथ में थे, उन्होंने ये सोचा कि साइमन का बायकॉट नहीं करेंगे, साइमन कमीशन का बायकॉट नहीं किया उन्होंने, तो ये करेक्ट है। हमसे नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है, नॉट करेक्ट है हमारा सेकंड ओनली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन का किसने विरोध किया, किसने नहीं किया, ये आपको याद रखना चाहिए। यूनियनिस्ट जो थे पंजाब में, जस्टिस पार्टी जो साउथ में काम कर रही थी, उसने साइमन कमीशन का बायकॉट नहीं करने का मन बनाया, ठीक है। मुस्लिम लीग के 2 सेशन हुए थे 1927 में, जो जिन्ना के अंतर्गत कलकत्ता में हुआ था, वहाँ ये तय हुआ था कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा, और जो लाहौर में हुआ था मोहम्मद सैफी के अंतर्गत,
उन्होंने डिसाइड किया था कि सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, साइमन कमीशन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने टोटल बाइकआउट की बात कही थी, आपको पता है। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में अब आपको इन कथनों पर विचार करते हुए बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पहला है कि अम्बेडकर अपॉइंट किए गए थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि उन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की मांग रखी थी साइमन कमीशन के सामने। उन्होंने कहा था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट जो है महिलाओं पुरुषों को दिया जाना चाहिए, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है अपने आप में, क्योंकि कई यूरोपियन कंट्रीज़ में उस समय तक भी फीमेल को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद ही आर्ग्यूड दैट देयर इज नो लिंक बिटवीन द डिप्रेस्ड क्लास एंड द हिंदू कम्युनिटी। ये भी सच है, उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड क्लास या फिर दलित वर्ग को हिंदू कम्युनिटी से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, उन्हें एक डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए, डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तीनों ही करेक्ट जा रहे हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, 1, 2 एंड 3 करेक्ट। साइमन कमीशन के बारे में या फिर साइमन कमीशन के इम्पैक्ट के बारे में अब हमको विचार करना है इसमें। इट गेव स्टिमुलस टू द रेडिकल फोर्सेस डिमांडिंग रिफॉर्म्स ऑन सोशलिस्ट लाइन्स, यानी कि सोशलिस्ट लाइन्स पर जो लोग कट्टरवादी सुधारों की मांग कर रहे थे उन्हें यहाँ पर बल मिला। उसके बाद लिखा है कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडियन यूनिटी सीम्ड ब्राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि इंडियन यूनिटी वहाँ पर इंडियन यूनिटी परिदृश्य में मजबूत दिख रही थी। ये भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 एंड 2। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस में से क्या शामिल नहीं था, यहाँ पर विचार करना है, क्रिएटिव क्वेश्चन है। इट प्रपोज द एबॉलिशन ऑफ द डायरकी, एबॉलिशन इसने प्रस्तावित किया था, करेक्ट है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही थी, ये भी करेक्ट है। गवर्नर को इंटरनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी में डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा था, रिकमेंड किया था। लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रेट को एबॉलिश करना या फिर इसको खत्म करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया था, उन्होंने रिटेन करने की बात कही थी कि इसको रिटेन रखना होगा सेपरेट इलेक्ट्रेट्स को, और ना सिर्फ रिटेन रखना होगा, इसको अदर कम्युनिटीज़ के लिए भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए, जब तक मतलब जब हिंदू मुस्लिम टेंशन खत्म हो जाए तब इसको और भी अदर डिप्रेस्ड क्लासेस तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में एक और क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होना चाहिए भारत में, जो कि बिल्कुल नॉट करेक्ट है। ठीक है, उन्होंने कहा था फेडरलिज्म को हम एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इसे नियर फ्यूचर में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और उन्होंने नकारा था कि फ्रेंचाइज अभी नहीं ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेट इंडिया की मतलब डिमांड रखी गई थी, प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश प्रोविंस के भी और प्रिंसली स्टेट्स के भी। उसके बाद है कि बर्मा और सिंध का सेपरेशन इसने प्रस्तावित किया था, ये करेक्ट है। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर बी। ये और ये करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों में क्या शामिल नहीं था। इसमें है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडिवरी पावर टू द प्रोविंस, ये सही है। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये भी सही है। सेपरेट इलेक्ट्रेट बिल्कुल उसने मांगे थे, और उसने कहा था कि 1/3 यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन चाहे कैबिनेट में सेंटर पर हो या प्रोविंसेस पर, वो मुस्लिम्स को मिलना चाहिए। यहाँ पर लिखा है हाफ नहीं 1/3 की मांग की थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला है इन कथनों पर विचार करना है, 12 नंबर सवाल। मुस्लिम लीग वॉस अगेंस्ट द नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, मुस्लिम लीग ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं किया, हिंदू महासभा ने भी विरोध किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्टैब्लिश की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, क्योंकि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे, जबकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन की बात कही गई थी, जो कि नेहरू और सुभाष बोस जो कि यंगर विंग से आते थे उन्हें स्वीकार नहीं थी। तो ये वाला भी आपका करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा 1 एंड 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इन इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजी में लगा देना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह ने जब बम फेंका था। काकोरी की ट्रेन डकैती, चटगांव की आर्मी रेड सूर्य सेन के नेतृत्व में, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो इसमें हमको अरेंज करना है, तो इनकी डेट्स हमने लिख दी हैं। ठीक है, अब आपको आसानी से इसमें अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले होगा काकोरी की ट्रेन डकैती, फिर है उसके बाद इवेंट आपका है सेटिंग ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को बाल्डविन के द्वारा अपॉइंट किया गया था 8 नवंबर 1927 को, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1929 में। हमारा आंसर यहाँ पर अराइवल ऑफ साइमन कमीशन के हिसाब से है, तो 4 आएगा। फिर इसके बाद आएगा आपका
एक मिनट, हाँ, इसके बाद आएगा आपका अप्रैल 1929 वाला, यानी कि बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद 3, तो 2413 यहाँ पर दिया हुआ है सी में, आंसर हो जाएगा हमारा सी। चैप्टर नंबर 19 पर आ चुके हैं हम लोग, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1929। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 का, उसके बारे में विचार कीजिए। लाहौर सेशन हुआ था एनसी का 1929 में, और पूर्ण स्वराज को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था एनसी के परम लक्ष्य के रूप में, ठीक है। उसके बाद है कि ये तय हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंट का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। लाहौर सेशन के इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज लक्ष्य होगा, और सिविल डिसोबीडियंट किया जाएगा, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑल मेंबर्स जो हैं वो रिजाइन करेंगे अपनी सीट से लेजिस्लेचर्स में से, और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया जाएगा, स्वराज दिवस। राष्ट्रीय नेता कम्युनल अवार्ड का विरोध क्यों कर रहे थे? 1932 में आराम से मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड का विरोध क्यों कर रहे थे, बताना है। द अवार्ड अलॉटेड टू ईच माइनॉरिटी ए नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर्स टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट, यानी कि सभी माइनॉरिटी को उन्होंने जो है सीट्स अलॉट कर दी थी लेजिस्लेचर्स में, जो कि सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल के हिसाब से इलेक्ट किए जाने थे, तो ये भी कारण था। और डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये एक कारण था, दोनों ही कारण थे ये, ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। ही वॉज वेहेमेंटली इन फेवर ऑफ द सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया था तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका फेवर किया था, ये बिल्कुल नॉट करेक्ट है। इन्होंने बहुत अपोज किया था गांधी जी को कि ये मूवमेंट चलते रहना चाहिए था, इसको डाई डाउन नहीं होना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने साइनिंग ऑफ गांधी अरविंद पैक्ट को सपोर्ट किया था, ये अगेंस्ट थे उसके, लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। उन्होंने कहा था कि जब भगत सिंह की हैंगिंग पर नहीं बात मान रही सरकार तो गांधी अरविंद पैक्ट नहीं साइन होना चाहिए था। भगत सिंह की हैंगिंग पर सरकार ने जो है अपने कदम पीछे कर लिए थे और बात नहीं मानी थी इस पैक्ट में, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था इसका। ही डिड नॉट टेक पार्ट इन सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सॉल्ट सत्याग्रह में बिल्कुल एक्टिव थे सुभाष, ये वाला नॉट करेक्ट है। हमको नॉट करेक्ट ही पहचानना था, नॉट करेक्ट दिया हुआ है। 1 और 3 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चैप्टर नंबर 20 पर हम आ चुके हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सृजन हुआ था 1934 में, किसके द्वारा ये बताना है। तो आचार्य नरेंद्र देव इसमें शामिल थे और जेपी शामिल थे, ठीक है, जगजीवन राम इसमें नहीं शामिल थे और अंबेडकर भी नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 2 और 3 ओनली, सी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करें तो अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और मेंबरशिप डिसिप्लिन आइडियोलॉजी कांग्रेस की फॉलो करते हुए ये मार्च 1948 तक अस्तित्व में रहे। और राम वृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जो हैं इसके फाउंडर थे। बीपीएससी वाले इसको बहुत पूछते हैं, ये सब पार्टीज को, इसको याद रखिएगा। बीपीएससी 66 वाला अगर कोई देख रहा है तो इसको याद रखिएगा। इन कथनों पर विचार करना है। पहला है कि जवाहरलाल नेहरू ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से जो विड्रॉल हुआ था और काउंसिल एंट्री पर जो ये विड्रॉल हुआ था कांग्रेस का, उसको एक स्पिरिचुअल डिफीट कहा था, करेक्ट है। उसके बाद है कि ही आर्ग्यूड दैट क्लास ऑर्गेनाइजेशंस लाइक किसान सभा एंड ट्रेड यूनियन शुड बी अलाउड टू एफिलेट विद द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को चाहिए कि किसान सभा जो छोटे छोटे बन रहे थे या फिर ट्रेड यूनियंस जो बन रहे थे उसको कांग्रेस को मान्यता देनी चाहिए। तो ये दोनों सही है। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। अब नेहरू की फिलॉसफी के ऊपर विचार करना है। नेहरू जो थे वो फर्म बिलीवर थे स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल फिलॉसफी के, ठीक है। स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल का मतलब आप समझ लीजिए। पहले स्ट्रगल का मतलब आपको पता है संघर्ष, संघर्ष, और ट्रूस का मतलब होता है समझौता, एक तरीके से संघर्ष समझौता, और फिर स्ट्रगल लिख दिया मतलब संघर्ष। इससे आप क्या समझते हैं? अभी तक आपने वर्किंग देखी कांग्रेस की कि लगातार एक मूवमेंट आता था, ठीक है, संघर्ष होता था, ठीक है, फिर अंत में समझौता हो जाता था। गांधी अरविंद पैक्ट आप ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए कि चौरी चौरा कांड के बाद खुद ही गांधी जी ने खत्म कर दिया था। तो यानी कि एक तरीके से हमने सरकार के साथ समझौता कर लिया।
और फिर हमने कुछ देखा कि ये सही नहीं हो रहा है तो हमने फिर नया मूवमेंट लॉन्च किया। ये अभी तक चल रहा था। तो इसको एक फिलॉसफी दी गई थी, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, यानी कि पहले संघर्ष फिर समझौता और फिर संघर्ष। जबकि नेहरू जी का मानना था कि यहाँ पर एक फिलॉसफी दूसरी होनी चाहिए। उनका मानना था कि यहाँ पर होना चाहिए स्ट्रगल, विक्ट्री, स्ट्रगल, स्ट्रगल, विक्ट्री, स्ट्रगल, यानी कि उन्होंने कहा था कि SVS फॉर्मूला होना चाहिए यहाँ पर, कि एक स्ट्रगल किया हमने, उसमें विक्ट्री मिली और फिर दूसरा स्ट्रगल करना चाहिए, फिर विक्ट्री, यानी कि कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट एक्शन जारी रखना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, अगर हमको पूर्ण स्वराज हासिल करना है तो। पूर्ण स्वराज हासिल करने के लिए उन्होंने कहा था कि स्ट्रगल, विक्ट्री, स्ट्रगल वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि वो फर्म बिलीवर थे स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल फिलॉसफी के। ये बिल्कुल गलत है। वो स्ट्रगल, विक्ट्री, स्ट्रगल फिलॉसफी या पॉलिसी के फेवर में थे। He argued that there should be a continuous confrontation and conflict with the imperialistic till it was overthrown, यानी कि जब तक हम उनको खदेड़ करके या फिर उनका समूल नाश नहीं कर देते, हमको उनसे लड़ना चाहिए। ये सही है। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 2, सेकेंड ओनली, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इलेक्शंस के बारे में। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ऑफ द कांग्रेस मैन बाई आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंट, कि सिविल डिसोबीडियंट के बाद अगर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस तो कहीं ना कहीं वो जिस मुद्दे पर पहले बात कर रहे थे उसी के विरोधाभास में चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर एक डिसोबीडियंट की बात हो रही थी, हम ओबीडियंस की तरफ जा रहे हैं। गांधी जी का ऐसा मानना था। ठीक है, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के खिलाफ थे कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शन में खड़े होने के फेवर में कांग्रेसमैन को नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे वो बिना कांग्रेस के सपोर्ट के हुए थे। ये रॉन्ग है। कांग्रेस के सपोर्ट से हुए थे। पटना में 1934 में मीट हुई थी, मतलब बोर्ड बनाया गया था, इसीलिए इसी पर्पस के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो ये नॉट करेक्ट हो गया। फिर है, कांग्रेस ने 45 सीट जीती थी 75 में से, जो इंडियंस के लिए रिजर्व थी। तो ये करेक्ट है। ये परिणाम ध्यान रखिए आप। हमारा इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा सेकेंड ओनली, यानी कि सी। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने कहा था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप की जाएगी। ये प्रस्ताव रखा गया था, जो कि करेक्ट है। उसके बाद है कि ये जो प्रस्तावित फेडरेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया, क्योंकि जो है कांग्रेस का इसमें एन एग्रीमेंट था। तो ये भी आपका जो है करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर हम इसकी लैंग्वेज पर जाएं, अगर इसमें ये कहा गया है कि सेटअप किया गया था ऑल इंडिया फेडरेशन, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि प्रपोज टू सेटअप तो सही होगा। वैसे ये रॉन्ग है, क्योंकि फेडरेशन कभी अस्तित्व में आया नहीं था, प्रस्तावित किया गया था खाली। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस पर विचार कर रहे हैं कि सब्जेक्ट्स यानी विषय जो डिवाइड किए गए थे रिजर्व्ड, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और फेडरल सब्जेक्ट के रूप में, मतलब फेडरल लेवल पर रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में विभाजन हुआ था विषयों का। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट जो थे इसमें फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज और जो ये आपके धार्मिक मामले थे उसके संबंध में, ये सब थे आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट के रूप में। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। फेडरल लेवल पर एग्जीक्यूटिव के तौर पर गवर्नर जनरल जो था, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पाइवट रहने वाला था। इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट होने थे डिफेंस, ट्राइबल एरियाज और मतलब ये जो आपका ये धार्मिक मामले होते हैं, एक्लीसियास्टिकल जो भी इसको बोलते हैं, मेरा नई प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। तो धार्मिक मामले, ट्राइबल एरियाज और डिफेंस जो थे ये आपके शामिल थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट के रूप में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस पर एक और सवाल। यहाँ पर रिजर्व्ड लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट थे वो एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्टर किए जाने थे गवर्नर जनरल के अधीन, जो मिनिस्टर इलेक्ट किए गए लेजिस्लेचर पर उनकी एडवाइस से। ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। एडमिनिस्टर तो करना था गवर्नर जनरल को, लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर्स की एडवाइस से नहीं। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की एडवाइस से गवर्नर जनरल को इन सब्जेक्ट पर एडमिनिस्टर करना था। एग्जीक्यूटिव काउंसलर से यहाँ पर होगा। उसके बाद है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए थे बाकी सारे सब्जेक्ट, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाना था गवर्नर जनरल के द्वारा एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की सलाह से। यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर होना चाहिए मिनिस्टर सिलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स इलेक्टेड
बाई लेजिस्लेचर। तो उल्टा लिख गया था यहाँ पर, और यही जो है इसमें इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर एक और प्रोविजन पूछा है कि फेडरल असेंबली जो है ये पार्टली डायरेक्टली इलेक्टेड होनी थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, और 1/3 मेंबर्स जो है ये प्रिंस के द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे। ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट वॉज टू बी द परमानेंट बॉडी, सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वॉज टू बी द परमानेंट बॉडी विद 1/3 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 3rd ईयर। ये भी करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली वॉज टू बी 5 ईयर, सॉरी 3 ईयर लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए था 5 ईयर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 और 2 ओनली, यानी कि बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल इससे कि मेंबर्स ऑफ द फेडरल असेंबली कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट मूव किया जा सकता था फेडरल असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास मत भी जो है काउंसिल ऑफ स्टेट मूव कर सकता था। द सिस्टम ऑफ रिलीजन बेस्ड एंड कास्ट बेस्ड इलेक्ट्रेट्स वॉज रिमूव्ड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। आपने देखा कि साइमन कमीशन ने जो रिकमेंड किया था वही किया था, एक्सटेंड किया गया था, रिमूव नहीं किया गया था। तो हमारा जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजन पर एक और सवाल इसमें पूछा है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ने डायरकी को रिप्लेस किया था। करेक्ट है। प्रोविंसेस वर गिवन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एंड पावर और रिसोर्सेज, मतलब कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर और रिसोर्सेज दिए गए थे प्रोविंसेस को। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी दी गई थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड नॉट बोरो मनी ऑन देयर ओन सिक्योरिटी, ये गलत है, वो बोरो कर सकते थे, नॉट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये नॉट करेक्ट हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर बी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रोविंसेस को फ्री कर दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सुपरिटेंडेंट से और डायरेक्शन से। गवर्नर जनरल के भी कह सकते हैं कि सुपरिटेंडेंट से उनको मुक्त कर दिया गया था। प्रोविंसेस जो थे ये लीगल अथॉरिटी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन से डिराइव करते थे अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद। अगला सवाल इस एक्ट के बारे में है कि जो एक्ट ये था कुल मिलाकर के इसने एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अनम्य संविधान दिया, जिसमें इंटरनल ग्रोथ की गुंजाइश कम हो गई थी। ये करेक्ट है। उसके बाद है कि अमेंडमेंट का अधिकार वाइसरॉय में निहित था, जबकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर सकता था इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा यहां पर 1 ओनली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर एक और हमको सवाल करना है, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे प्रोविजन आपको याद होते जाएंगे अगर आप ये पीडीएफ पढ़ेंगे। पहला है कि इसने मताधिकार दिया था ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन को, जो थी करीब, मतलब ये टोटल ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन में से 54% को इन्होंने मताधिकार दिया, ऐसा लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। 14% पॉपुलेशन को मताधिकार मिला था इस एक्ट के तहत, 54 नहीं। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर है कि सिस्टम ऑफ कम्युनल या फिर कह सकते हैं कि रिलीजियस या फिर सेपरेट इलेक्ट्रेट को बढ़ाया था इसने, करेक्ट। और एक्ट ने प्रमोट किया था सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को, विच कल्मिनेटेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल यहीं से शुरुआत हो जाती है लगभग पार्टीशन की। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 2 और 3 ओनली, सी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो रिफॉर्म या फिर प्रोविजंस आए थे, इसके पीछे मंशा क्या थी ब्रिटेन की या ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश भारतीय सरकार की मंशा क्या रही होगी, उस बारे में बताइए कि नॉट करेक्ट कौन सा है। पहला है कि रिफॉर्म्स वुड रिवाइव द पॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स की जो मतलब राजनीतिक स्थिति थी उसको रिवाइव करेगी ये रिफॉर्म, सही है, ये मंशा थी। रिफॉर्म वुड कन्विंस अ लार्ज सेक्शन ऑफ कांग्रेसमैन ऑफ द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल। तो एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल पर जो लार्ज मतलब कि मेजॉरिटी कांग्रेसमैन का जो कह सकते हैं उनको संघर्ष से हटाना था उनको, वो चाह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में खुद शामिल हों, संघर्ष ना करते रहें। कुल मिला के ये है कि इनइफेक्टिवनेस ऑफ द एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल, कि एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल जो कि परिणत हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के रूप में, वो कितना इनइफेक्टिव है ये दर्शाना
मंशा थी सरकार की, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि वंस कांग्रेसमैन टेस्टेड पावर्स दे वुड नॉट बी रिलक्टेंट टू गो बैक टू पॉलिटिक्स ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि एक बार कुर्सी अगर किसी को मिल गई कांग्रेस वाले को तो वो वापस सत्याग्रह या फिर संघर्ष की नीति पर नहीं वापस लौट पाएगा, ये मंशा थी, ये करेक्ट है। रिफॉर्म्स कुड बी यूज टू यूनाइट कांग्रेस, या फिर इसमें लिखा हुआ है कि मंशा ये थी ब्रिटेन की कि कांग्रेस को यूनाइट किया जाए, जो बिल्कुल आपने देखते ही बता दिया होगा ये रॉन्ग है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। डिवाइड करने की मंशा थी कांग्रेस को, यूनाइट करने की बिल्कुल नहीं। और डिवीज़न आपने देखा ही काउंसिल एंट्री को लेकर के कैसे और इलेक्शन को लेकर के कैसे यहाँ पर दो धड़ों में कांग्रेस बंट गई थी। महात्मा गांधी जो है अलग होना चाह रहे थे या फिर नहीं सहमत थे काउंसिल एंट्री से, और कुछ फैक्शन जो था वो काउंसिल एंट्री से सहमत था। ये सब चीज़ें आपने देखी। अब बात करना है कि इम्पैक्ट क्या था यहाँ पर 1935 शासन अधिनियम का। 1935 एक्ट को कंडेम्न किया गया था, इसकी कड़ी निंदा की गई थी जितने भी कांग्रेसमैन थे उनके द्वारा। कांग्रेस ने पूरी तरीके से यूनिवर्सली इसको रिजेक्ट किया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि हिंदू महासभा ने फेवर में खुद को डिक्लेयर किया था कि वो इस एक्ट के तहत काम करेंगे प्रोविंशियल लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर भी, ठीक है। उसके बाद है कि मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी जगह सेटअप की जानी चाहिए थी, अडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित, यानी भारतीय अपना संविधान का सृजन खुद करेंगे, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग की डिमांड नहीं थी, ये कांग्रेस की डिमांड थी, ये यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है आपसे, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, यानी कि बी। अगला स्टेटमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द सेंट्रल असेंबली वर हेल्ड इन 1938 में केवल प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे, 1934 में सेंट्रल असेंबली के हो चुके थे, तो ये नॉट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग ने मेजॉरिटी यहाँ पर जीती थी सेंट्रल असेंबली में, सेंट्रल असेंबली के चुनाव में, ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग ने नहीं जीती थी, किसने जीती थी? कांग्रेस ने, कांग्रेस। उसके बाद है कि कांग्रेस ने मेजॉरिटी यहाँ पर मतलब प्राप्त करी थी, बहुमत प्राप्त किया था आपका प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस में 1937 में, ये करेक्ट है। तो ये वाला नॉट करेक्ट, ये वाला नॉट करेक्ट, थर्ड करेक्ट, इनकरेक्ट वाला पूछा है तो हो जाएगा हमारा 1 and 2 ओनली, बी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में विचार करना है जो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन से पहले 1937 में उन्होंने पेश किया था। क्या क्या उन्होंने जो है वादे किए थे ये बताना है, तो करेक्ट उनमें से चूज करना है। प्रॉमिस्ड रिलीज ऑफ प्रिजनर्स जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के थे उनको रिलीज कराने की बात उन्होंने कही थी, ठीक है। वादा किया था कि जेंडर और कास्ट के आधार पर जो डिसेबिलिटीज़ है, अनियमितताएं, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है कि रिडक्शन ऑफ रेंट एंड रेवेन्यू, ये भी कोशिश करेंगे कि रेंट और रेवेन्यू को धीरे धीरे कम किया जाए। उसके बाद है कि डिसअलाउड किया था, या फिर कह सकते हैं कि राइट टू स्ट्राइक और राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस को ये खत्म करेंगे, जबकि उल्टा लिखा हुआ है। वो काम करने वाले थे, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि राइट टू स्ट्राइक और राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन पर काम करेगी कांग्रेस। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 and 3। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं। 1935 के अधिनियम का विरोध करेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ाएंगे, अनियमितताएं खत्म करेंगे कास्ट और जेंडर पर आधारित, और रूरल डेप्ट्स को खत्म करने का काम करेंगे, चीप क्रेडिट दिलवाएंगे, और राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस और राइट टू स्ट्राइक पर जो है मजबूत करेंगे इस कानून को, मतलब ये इस पर काम करेंगे, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियन इस पर। उसके बाद रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एग्रेरियन सिस्टम का, ये सब मैनिफेस्टो में किया गया था वादा। फरवरी 1937 में जो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे उसके बारे में अब बताइए कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनकरेक्ट वाला। पहला है कि ये 20 प्रोविंसेस में हुआ, गलत, ये 11 प्रोविंसेस में हुआ था। उसके बाद है कि 30.1 मिलियन पर्सनस को मताधिकार मिला था, ये करेक्ट है। और कुल मिलाकर के 15.5 ने एक्चुअली अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद है कि विमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, विमेन को एक्चुअली दिया गया था, ठीक है, फीमेल को दिया गया था राइट टू वोट इस इलेक्शन में। तो हमारा नॉट करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? 1 and 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3। प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 में क्या कह सकते हैं परफॉर्मेंस रही थी कांग्रेस की, इसके बारे में ये क्वेश्चन है पूरा। गांधी जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था हर इलेक्शन मीटिंग में जो कांग्रेस की हुई थी, ये नॉट करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। द प्रेस्टीज ऑफ द कांग्रेस रोज आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स,
कांग्रेस का प्रेस्टीज बढ़ गया था ऑब्वियसली, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। मेजॉरिटी इनको सभी प्रोविंस में मिली थी, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं मिली? बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ऑब्वियसली मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से यहाँ मेजॉरिटी नहीं मिली। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर है 2 और 3 ओनली, सी सही है। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 21, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। तो कांग्रेस इलेक्ट तो हो गई, अब रूल कैसा किया उन्होंने, इस पर बात करनी है। तो कांग्रेस वर्किंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस लिफ्टेड, ठीक है, ये सही है। रिस्टोर्ड पेंशंस ऑफ ऑफिशियल्स एसोसिएटेड विद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में शामिल व्यक्तियों की पेंशन बहाल करने का काम किया कांग्रेस ने मिनिस्ट्री में जाकर के। पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रिवोल्यूशनरीज को उन्होंने रिलीज करवाया। करेक्ट है, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 ओनली। कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक और क्वेश्चन, लॉ गिविंग इमरजेंसी पावर वर रिपील्ड, ये सही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ने मिलिटेंट ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट को और मिनिस्ट्री ट्रीटेड मिलिटेंट ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और इनकरेजमेंट गिवन टू खादी थ्रू सब्सिडीज एंड अदर मेजर्स, सब्सिडी दी गई खादी को और अदर मेजर से प्रमोट किया गया, तीनों ही करेक्ट है यहाँ पर, डी। एक और क्वेश्चन, इनके द्वारा किए गए कार्यों से, वर्क डन बाई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1937 बैंड इलीगल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग्स। तो कहने का मतलब है कि इलीगल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग को इन्होंने बैन करवाया, जबकि बैन हटवाया था, ये नॉट करेक्ट। बुक और जर्नल्स पर लगा हुआ बैन जो था वो हटा लिया गया था, ये करेक्ट। खादी को जो है प्रमोट किया गया, हम देख ही चुके हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3 ओनली, सी। तो कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों में अगला हमारा क्वेश्चन है, पहले लिखा हुआ है स्टेटमेंट की आर्म्स और आर्म लाइसेंसेस वर रिस्टोर्ड, यानी कि जो शस्त्र थे जमा कर लिए गए थे और शस्त्र के लाइसेंस उनको बहाल किया गया, करेक्ट है। फिर है कि पुलिस पावर को इंक्रीज किया गया, जबकि पुलिस पावर्स को कम करने का काम किया था कांग्रेस ने। सीआईडी ने पॉलिटिशियंस का पीछा करना शुरू कर दिया, जबकि खत्म किया था। तो नो इनकरेक्ट वाला पूछ रहा है, इनकरेक्ट वाला हमारा हो जाएगा सी, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जिस चीज़ों ने कांग्रेस को परेशान किया था मिनिस्ट्री में जा करके, उन्हीं चीज़ों को बहाल करने का काम किया कांग्रेस मिनिस्ट्री ने। जैसे कि प्रेस पर फ्रीडम नहीं था पहले, तो उसको मेंटेन करने का काम किया। सीआईडी जैसे परेशान करती थी नेताओं को, तो उसकी पावर कम करने का काम किया। किसानों के लिए काम किया। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में जो प्रिजनर्स थे उनको बहाली करवाई, उनकी नौकरियों की, उनकी पेंशन की बहाली करवाई।